हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फर्दर से हम लोग करेंट अफेयर्स कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय कंप्लीट किए अभी प्रीवियस वीडियो में। आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र के बारे में, जैसे कि हमने बताया था, क्यूएस रैंकिंग एशिया के टॉप विश्वविद्यालय जो है उसमें क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी 100 अंकों के साथ शीर्ष पर रही। मतलब कि पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप पे है। पिछले वर्ष शीर्ष पर रही नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर इस वर्ष एक स्थान फिसलकर दूसरे स्थान पे आ गई। शीर्ष 200 एशियाई विश्वविद्यालय में भारत के 19 संस्थान और विश्वविद्यालय शामिल है, जिसमें आईआईटी बॉम्बे जो है 40वां स्थान पे सबसे ऊपर है। तो ये क्यूएस एशिया रैंकिंग में फर्स्ट रैंक पे कौन है? पेकिंग यूनिवर्सिटी है जो चाइना का है। उसके बाद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जो सेकेंड स्थान पे है, और जो आईआईटी बॉम्बे है वो 40वें स्थान के साथ इंडिया में फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद मिस्र में COP27 जलवायु सम्मेलन हुआ, जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो होता है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये आपका संपन्न हुआ मिस्र में, यानी कि इजिप्ट में। वो 27वां था। COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है, फुल फॉर्म करके पूछता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 6 नवंबर 2022 को मिस्र में शर्म अल शेख में संपन्न हुआ। ठीक है, अगला होने वाला है दुबई में। ठीक है, तो ये संपन्न हुआ। इसमें COP27 में उन देशों ने हिस्सा लिया जिन्होंने 1992 में हुए मूल जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो जो 1992 में जो जलवायु हस्ताक्षर हुआ था उस पर जिन्होंने साइन किया था उसके वो लोग इसमें शामिल हुए। तो ये जो डिटेल है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था और 2007 में आया था। ठीक है, तो ये सारा जो प्रोटोकॉल्स आया था वो सारा हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग डिटेल, जब मैंने पहले ही बोला था कन्वेंशन प्रीवियस वीडियो में, कन्वेंशन जब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशन, तो उसमें हम लोग करेंगे। लेकिन वो करंट अफेयर्स मतलब PT होने के बाद में अपने पास मात्र 6 दिन बचे हैं। इस सम्मेलन में 200 से अधिक देशों की सरकारों ने हिस्सा लिया। बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। इसके बारे में थोड़ा सा आप देख जरूर लीजिए, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है। COP27 इस पर्यावरण बर्बादी पर मुआवजा निधि को मिली मंजूरी। पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचता है तो उसमें मुआवजा निधि का प्रोविजन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता के में पर्यावरण बर्बादी पर मुआवजा निधि को मंजूरी मिल गई। इसके तहत विकसित देश एक फंड बनाएंगे, जो डेवलप्ड कंट्री है वो एक फंड बनाएंगे। इससे अल्प विकासशील देशों के जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मुआवजा दिया जाएगा। यानी कि जो विकसित हैं, जो ऑलरेडी जलवायु को डैमेज कर चुके हैं, अब चूंकि विकासशील देश हैं या अंडर डेवलपिंग कंट्री है, जो जिनका विकास कम हुआ है, उनको विकास के लिए पैसे की जरूरत होगी। इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन भी जरूरी है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए वो जो विकसित देश हैं वो फंड इकट्ठा करके देंगे। चलिए, 21 वर्ष के नमन ने भी सम्मेलन में भाग लिया। काशी के सिगरा निवासी 21 वर्षीय नमन कपूर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यही जो मैं बोल रहा था फुल फॉर्म UNFCCC का, में जलवायु परिवर्तन पर विश्वविद्यालय के वैश्विक गठबंधन का प्रतिनिधित्व किया। चुनिंदा 14 शीर्ष वैश्विक युवा राजदूतों में नमन सबसे कम उम्र और एकमात्र भारतीय थे। तो वो कहाँ से गए थे? तो वो गए थे, नमन कपूर जो है काशी के सिगरा के निवासी हैं, वो गए थे, इसमें भाग लिए थे। उसके बाद ब्रिटिश संसद ने पहली बार रोबोट ने की बहस। ब्रिटेन संसद में 11 अक्टूबर 2022 को पहली बार एक रोबोट ने बहस में हिस्सा लिया। आईडा नाम से ये इंसानों जैसी दिखने वाली रोबोट को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने विकसित किया है। इस रोबोट का नाम ब्रिटेन के गणितज्ञ एडा लॉलेस के नाम पे रखा गया है। आइडा ऐसे में लिखा हुआ है, तो एडा लॉलेस के नाम पे रखा गया। अब G20 सम्मेलन, G20 ये कहाँ हुआ था? 15-16 नवंबर को G20 17वां वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है इंडोनेशिया में संपन्न हुआ। अध्यक्षता में बाली में रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रगल विषय से
हुआ। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उन्होंने 3 प्रमुख सत्रों में हिस्सा लिया। इसमें से खाद्य, ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन, स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन में इंडोनेशिया ने औपचारिक रूप से भारत को 18वां G20 का अध्यक्षता 2023 के लिए दी है। यानी कि इंडिया अब 2023 यानी कि इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 जो सम्मेलन होने वाला है वो इंडिया में होगा 2023 में, आपको पता होना चाहिए। विदित हो कि 18वां G20 सम्मेलन भारत में नई दिल्ली प्रगति मैदान में 9 से 10 सितंबर 2023 के बीच आयोजित है। तो कब आयोजित है? सितंबर 9 और 10 के बीच प्रगति मैदान 2023 में ये है। G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा G20 एजेंडे के महिला के नेतृत्व के विकास को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने निम्नलिखित प्राथमिकताओं पर बल दिया है। एक बार आपको जरूर ये देख के जाना चाहिए, क्योंकि अगर 3 लाइन क्वेश्चन पूछेगा तो फिर गड़बड़ी होने की संभावना बनती है। तो जरूर एक बार देख के जाएंगे। अगले 1 वर्ष में हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि G20 नए विचारों की परिकल्पना तथा सामूहिक कार्रवाई को तेज करने के लिए प्रमुख वैश्विक परिवर्तक के रूप में काम करे। ठीक है, तो ये 1 साल में तय करने की बात कही। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व की भावना संघर्ष बढ़ा रही है। जैसे प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो समुद्र है प्राकृतिक संसाधन, जिसमें स्वामित्व की भावना अगर होगा तो संघर्ष बढ़ेगा, एक दूसरे के बीच कन्फ्लिक्ट होगा। यह पर्यावरण को की बिगड़ती दशा का मुख्य कारण बन गई है। पृथ्वी के सुरक्षित भविष्य के लिए संरक्षण की भावना ही समाधान है, यानी कि संरक्षण करना बहुत जरूरी है। विकास के फायदे सार्वभौमिक और सर्वसमावेशी होनी चाहिए। हमें विकास के लाभों को मम भाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। G20 शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश संदेश देना होगा। ये सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य में पूर्ण रूप से समाहित है। तो G20 में जो अध्यक्षता करेगा भारत, उसका थीम क्या है? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ठीक है, ये इसका थीम है। उसके बाद G20 में जो G20 जो 2022 का था, ठीक है, इसमें जो संकल्प लिए गए वो क्या था? तो ये था आतंकवाद से संबंधित, उसके बाद ऊर्जा से संबंधित चर्चाएं हुई। इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। मेन चीज़ें खाद्य से संबंधित, पर्यटन और अर्थव्यवस्था से संबंधित चर्चाएं। हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि ज़्यादा कम समय में ज़्यादा चीज़ों को हम लोग कवर कर पाएँ। और अमेरिका ने सुलझाया लेबनान और इजराइल से समुद्री सीमा विवाद। अमेरिका की मध्यस्थता में महीनों तक चली बातचीत के बाद इजराइल ने लेबनान के साथ साझा की समुद्री सीमा को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता किया है। इजराइल के 1948 में अस्तित्व में आने के बाद ही इजराइल कब आया था? 1948 में ही लेबनान और इजराइल के बीच समुद्री सीमा को लेकर विवाद है। दोनों देश भूमध्य सागर से लगभग 860 किलोमीटर वर्ग मीटर क्षेत्र पर दावा करते हैं। वरिष्ठ अमेरिकी ऊर्जा राजनयिक एमोस होचेस्टीन ने समुद्री सीमा समझौते में मुख्य भूमिका निभाई। तो ये बहुत बड़ा सवाल अपने लिए नहीं, इनफैक्ट इंटरनेशनल लेवल पे नहीं बनता है, इसलिए अपने लिए भी ये सवाल नहीं बनता है। अब SCO सम्मेलन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, 16 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को उत्पादन का हब बनाने पर जोर दिया। SCO विशेषज्ञों का मानना है कि जब देश में उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों के लिए रोजगार भी बढ़ेंगे, इससे अर्थव्यवस्था का विकास भी तेज होगा। SCO सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज विश्व में मेडिकल और वेलनेस पर्यटन के लिए सबसे किफ़ायती स्थानों में से एक है। तो SCO कब बना था? SCO बना था 2001 में, और इसके जो फाउंडर मेंबर थे वो कितने थे ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। डिटेल में तब बताऊँगा, मैं फिर से बोला जब मैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करूँगा, और वो होगा हम लोग के PT के एग्ज़ाम के बाद, ताकि आप लोग का मेंस का भी प्रिपरेशन चलते रहे और आने वाले PG का भी प्रिपरेशन चलते रहे। लेकिन फिलहाल जान जाइए कि SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में फाउंडिंग मेंबर 4 कंट्री थे, रसिया आपका और चाइना, और 6 कंट्री थे, रसिया, चाइना और 4 सेंट्रल एशियाई कंट्री। अभी के समय में जो है ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान,
उसके बाद आपका हो जाएगा कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, सेंट्रल एशिया की कंट्री, और चाइना और रसिया। ये 6 मेंबर फाउंडिंग मेंबर ऑफ कंट्री हैं। और अभी जो प्रेजेंट में है वो इंडिया भी इसका मेंबर है और पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। और आपका इसमें एक कंट्री और ऐड हुआ है और वो आपका है ऑब्जर्वर के रूप में अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, ये सब जो है ऑब्जर्वर के रूप में है। तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल देखेंगे। फिलहाल इसको इतना ही रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 भारतीय भारतवंशियों को अमेरिका में अहम जिम्मेवारी मिली। तो ये आपका हो गया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन भारतीय, अमेरिकी मनु अस्थाना और मधु बेरीवाल को राष्ट्रीय अवसंरचना सलाहकार परिषद में नियुक्त किया है। NIAC व्हाइट हाउस को भौतिक तथा साइबर जोखिमों को कम करने और देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा में सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये होता है। चलिए आगे, एशिया का सबसे बड़ा पक्षी पार्क बंद होगा। एशिया का सबसे बड़ा जो पक्षी पार्क है, सबसे बड़ा पक्षी पार्क बंद होगा। सिंगापुर का सबसे पुराना जुगोर बर्ड पार्क, अब ये पूछेगा जुगोर बर्ड पार्क कहाँ है, तो सिंगापुर में है, बंद किया जा रहा है। इस पार्क में रह रहे पक्षियों को सिंगापुर जू एंड नाइट सफारी में भेजा जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी पक्षी पार्क में बने करीब 35,000 से ज़्यादा पक्षी घाटों को भी शिफ्ट किया जाएगा। सिंगापुर जू एंड नाइट सफारी की इको टूरिज्म हब बनाने की योजना है, तो इसको बंद करके शिफ्ट करेगा। तो ध्यान रखेंगे, सवाल ये पूछेगा कि जुरोग बर्ड पार्क कहाँ है, तो सिंगापुर में है। नवजातों के लिए पहले मानव दूध बैंक की शुरुआत, तो पहले मानव दूध बैंक की शुरुआत हुई है नवजातों के लिए, यानी कि बच्चों के लिए। तो इस पर ध्यान देने वाली बात है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी है, वहाँ के नेपाल के राष्ट्रपति, याद रखिएगा। 19 अगस्त 2022 को यहाँ एक मातृत्व और महिला अस्पताल में देश के पहले मानव दुग्ध बैंक का उद्घाटन किया। तो मानव दूध बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये नेपाल में हुआ है। वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, उनके द्वारा इस बैंक के माध्यम से समय से पहले जन्मे और अन्य बीमार नवजातों को स्तन के दूध का लाभ मिल सकेगा। परोपकार मातृत्व और महिला अस्पताल में स्थापित मानव दूध बैंक अमृत कोष में महिलाओं से दान में मिले दूध को एकत्र करने, पाश्चराइज करने, जांच और भंडारण की सुविधा उपलब्ध होगी। तो ये एक अच्छी पहल है कि जिन बच्चों को माँ का दूध नहीं मिल पाता है, या जो समय से पहले जिनका जन्म हो जाता है, या कोई अन्य बीमारी से ग्रसित है, चाहे उनके खुद की माँ का अगर दूध नहीं बन पाता है कभी कभी किसी कारण से, तो उन बच्चों को भी माँ का दूध मिल सकेगा। ये एक अच्छी पहल कही जा सकती है। पाकिस्तान में सबसे पुराना बौद्ध मंदिर मिला। पाकिस्तान के स्वात जिले में काफ़ी समय से की जा रही खुदाई में पुरातत्वविदों को एक प्राचीन बौद्ध मंदिर मिला है। बताया जा रहा है कि यह दुनिया में अब तक खोजे गए सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में से एक हो सकता है। यहाँ सिक्के, गहने और मूर्तियों सहित करीब 2000 से ज़्यादा कलाकृतियाँ भी मिली है। यह मंदिर 2री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य का है। मंदिर को पहले बने बौद्ध मंदिर के ऊपर बनाया गया था, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व का था। मंदिर को पहले बने बौद्ध मंदिर के ऊपर बनाया गया था, तो ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व का था, यानी कि अभी से लगभग 2600 साल पहले का। अभी G7 देशों का शिखर सम्मेलन जर्मनी में हुआ। ठीक है, तो ये G7 देश का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, जर्मनी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून 2022 को G7 शिखर सम्मेलन स्थल जर्मनी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की। G7 के सदस्यों ने संयुक्त बयान जारी कर युद्धग्रस्त यूक्रेन को हर संभव मदद का ऐलान किया। यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है रसिया का और यूक्रेन का, उससे यूक्रेन को इन देशों ने लगभग 29.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता देने का वादा किया है। साथ ही रूस को अलग थलग करने के लिए उस पर कड़े प्रतिबंध पे सहमति जताई है। सम्मेलन में क्या क्या हुआ, ये प्रमुख बातें देख लिए। ऊर्जा की पहुंच पर केवल अमीरों का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, गरीब देशों को भी हक मिलना चाहिए। उसके बाद भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए कई रचनात्मक
तरीके खोजे। उसके बाद आपका है भारत ने दुनिया को बताया कि लाखों टन कार्बन उत्सर्जन को कैसे कम किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है भारत और बांग्लादेश के बीच खोला गया पद्धा पुल। भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाले पद्धा पुल 26 जून 2022 को यातायात का संचालन शुरू किया। इस पुल की शुरुआत होने से दोनों देशों के बीच की दूरी घट गई। भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाले इस पुल का कुल लंबाई 6.15 किलोमीटर है। तो पद्धा पुल कहाँ है? भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे है और ये पुल का संचालन शुरू हो गया है। दोनों देश के बीच में आवाजाही करने के लिए इसको शुरू किया गया है। उसके बाद ये जापान में क्वाड शिखर सम्मेलन, क्वाड शिखर सम्मेलन में कौन कौन कंट्री है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका है। 4 कंट्री, इसलिए क्वाड बोलते हैं। क्वाड देशों ने 24 मई 2022 को जापान में शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था को बरकरार रखने का संकल्प जताया। क्वाड में क्या क्या बातों पर सहमति बनी, ये जानकारी जरूरी है। क्वाड में इन बातों पर सहमति बनी। क्वाड देश सैटेलाइट आधारित समुद्री निगरानी करेंगे। इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। उसके बाद सदस्य देशों के बीच क्वाड फेलोशिप की शुरुआत की जाएगी। हर वर्ष 100 छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। तो क्वाड देश जैसे अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इनके 100 छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और न्यूनीकरण पैकेज यानी कि क्यू चैम्प की शुरुआत की गई। तो जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं न्यूनीकरण, जिसका नाम किया गया क्यू चैम्प नाम दिया गया, इसकी शुरुआत की गई। नई तकनीक के साथ काम करने, अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा में सहयोग बढ़ाया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G, 6G, बायोटेक, सेमीकंडक्टर के लिए नए तकनीक साझा करेंगे। उसके बाद आ जाइए विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो सम्मेलन है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। और विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 12 से 17 जून 2022 को जिनेवा में संपन्न हो चुकी। उसका हेडक्वार्टर वहाँ पे है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया। और भारत के सक्रिय प्रयास से इन सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि बिना कोई पेटेंट हस्तांतरण के निर्माण कर सकता है और बगैर किसी प्रतिबंध के निर्यात भी कर सकता है। भारत ने कहा कि इसी तरह विश्व खाद्य कार्यक्रम, ई-कॉमर्स और अवैध मछली पकड़ने और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध को लेकर विश्व व्यापार संगठन में एक समझौता अपेक्षित है। तो ये आपका मोटा मोटी जो है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो गया। उसके बाद हम लोग इसमें वैज्ञानिक परिदृश्य में देखेंगे कि वैज्ञानिक परिदृश्य में इसमें क्या दिया हुआ है। तो तटरक्षक बल में शामिल MK3 हेलीकॉप्टर। तो MK3 हेलीकॉप्टर कहाँ है? तटरक्षक बल में फोर्स में शामिल किया गया है। ठीक है। उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम लोग फोकस करेंगे। इसरो ने लॉन्च किए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, वो 8 नैनो सैटेलाइट्स। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के साथ साथ 8 अलग से सैटेलाइट। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित स्पेस पोर्ट से PSLV C55 रॉकेट, नाम याद रखिएगा, PSLV C55 रॉकेट। तो कौन से रॉकेट से लॉन्च किया? PSLV C55 रॉकेट। PSLV का मतलब फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये श्रीहरिकोटा से किया गया। C54 इसका नंबर है रॉकेट का। और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का नंबर जो है वो 6 है, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 606 को लॉन्च किया। उसके साथ ही 8 सैटेलाइट भी लॉन्च किया। किसने किया? तो इसरो ने किया। रॉकेट का प्राथमिक पेलोड IOS-06 है, जिसमें ऑर्बिट 1 में अलग किया जाएगा, जबकि 8 अन्य नैनो सैटेलाइट को ग्राहकों की ज़रूरत के आधार पर अलग अलग ऑर्बिट में रॉकेट से अलग किया जाएगा। तो जो जैसा डिमांड करता है, जो जिस देश का जो सैटेलाइट रहता है और उनका जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, उस हिसाब से उनको प्रक्षेपित किया जाता है।
ठीक है। समुद्र में मिला सबसे बड़ा घास का मैदान। शोधकर्ताओं ने समुद्र में दुनिया का सबसे बड़ा घास का मैदान खोजने का दावा किया है। शोधकर्ताओं ने बहमास में एक 17 फीट लंबी टाइगर शार्क पर कैमरा लगाकर समुद्र के भीतर इस घास के मैदान को ढूंढा है। नेचर कम्युनिकेशंस में शोध प्रकाशित हुआ। वैज्ञानिकों द्वारा इकट्ठा किए गए आंकड़ों के अनुसार दुनिया का यह सबसे बड़ा ज्ञात समुद्री घास का मैदान कैरिबियन समुद्र तल में 92,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये बहमास में ये 17 फीट लंबी टाइगर शार्क के शरीर पे इसको कैमरा को लगाया गया और उसके बाद इस चीज़ को देखा गया कि सबसे बड़ा जो है घास, समुद्री घास का मैदान है कैरिबियन समुद्र में लगभग 92,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद आप आ जाइए, सेना में स्वार्म ड्रोन शामिल किए। तो स्वार्म क्या है? तो ड्रोन है। देश में निर्मित अत्याधुनिक एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सक्षम स्वार्म ड्रोन सिस्टम सेना को शामिल किया गया। तो बहुत इसमें कुछ नहीं रहेगा, इसमें ड्रोन झुंड के रूप में कार्य करते हैं। इससे सेना की निगरानी और मारक क्षमता में इजाफा होता है। स्वार्म मतलब ग्रुप होता है एक्चुअली, जैसे मधुमक्खी एक साथ ग्रुप में चलती है उस तरह से। ड्रोन सिस्टम खराब मौसम, ऊंचे इलाकों में भी उड़ान भरने में सक्षम है। यह 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक का उड़ान भरता है। उसके बाद परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से मिसाइल का प्रक्षेपण। तो न्यूक्लियर पावर्ड जो है पनडुब्बी अपना INS अरिहंत है। भारत का रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पनडुब्बी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत ने 14 अक्टूबर 2022 को बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसमें बंगाल की खाड़ी में लक्ष्य पर पूरी सटीकता के साथ निशाना साधते हुए सभी परिचालन और तकनीकी मानकों को पूरा किया। तो कहाँ से लॉन्च किया गया? INS अरिहंत से। उसके बाद इसरो का फिर से एक नया इसमें न्यूज आ रहा है। इसरो ने चांद पर सोडियम का पता लगाया। इसरो ने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने अपनी पहली बार चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया। इसरो ने कहा कि यह इस नई खोज से चांद पर सोडियम के सटीक मात्रा का पता लगाने का रास्ता खुल गया। जाहिर सी बात है, जब पता चल गया कि सोडियम है तो फिर क्या क्वांटिटी हो सकती है इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। रडार से बचकर दुश्मनों पर रात में भी हमला करेगा प्रचंड। वायुसेना ने देश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड। तो प्रचंड क्या है? हल्का लड़ाकू, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, प्रचंड है। 3 अक्टूबर 2022 को औपचारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। यह बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर कई तरह की मिसाइल दागने और हथियारों का इस्तेमाल करने में सक्षम है। यह रडार से बचने और दुश्मनों पर रात में हमला करने में भी सक्षम है, यानी कि रडार से भी ये बचने में सक्षम है। समुद्री सरहदों पर अब होगा स्वदेशी विक्रांत। देश की समुद्री सरहदों की रक्षा में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत तैनात कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के कोच्चि में 2 सितंबर 2022 को इसे देश को समर्पित किया। INS विक्रांत हेलीकॉप्टर और 20 MiG-29 समेत 30 एयरक्राफ्ट ले जाने में सक्षम है। जहाज 20,000 करोड़ रुपये की लागत से बना है। तो इसका नाम क्या है? INS विक्रांत, जो कोचीन में लगाया गया है। ठीक है। 1600 सदस्य और 2200 कक्ष में रहेंगे। खास प्रणाली से लैस जो लेजर गाइडेड मिसाइल को लक्ष्य से भटका देता है। नौसेना के कुछ विध्वंसक और कलवरी पनडुब्बी भी विक्रांत के बेड़े में चलेगी। 32 मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल होगी। 45,000 टन वजन, 2 फुटबॉल मैदानों के आकार के बराबर एक फ्लाइट डेक होगा और 51 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी अधिकतम रफ्तार, जबकि इसका सामान्य गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके बाद चंद्रयान 2 ने उच्च घनत्व वाला प्लाज्मा खोजा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने 7 अगस्त 2022 को बताया कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पर लगाए गए ड्यूअल फ्रीक्वेंसी रेडियो साइंस पेलोड ने चंद्रमा के समेत सचेत क्षेत्र ल्यूकर वेज रीजन में
उच्च घनत्व वाले प्लाज्मा का पता लगाया गया है। इसरो के मुताबिक चंद्रमा का वातावरण बेहद कमजोर माना जाता है क्योंकि आयन मंडल की उत्पत्ति वायुमंडल के प्लाज्मा घनत्व से होती है और चंद्रमा पर प्रति घन सेंटीमीटर कुछ सौ आयन की मौजूदगी मानी जाती है। तो ये हो गया। अब इसके बाद इसरो का एक और न्यूज है, ये भी देखना है। इसरो ने 1999 से अब तक 345 विदेशी उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। 1999 से अब तक इसरो ने 345 विदेशी उपग्रह, मतलब दूसरे देश का जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, उसको ऑर्बिट में भेजा है। तो ये बहुत बड़ा न्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी चाहिए। डीटीएच जरूरतों को पूरा करेगा संचार उपग्रह जीसैट 24। तो डीटीएच डायरेक्ट टू होम जो होता है, ठीक है, यानी कि टेलीविजन वगैरह चलाने में जो काम आता है, जरूरतों को पूरा करेगा संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट जीसैट 24। तो जीसैट 24 क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो डीटीएच की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। संचार उपग्रह जीसैट का 24 का सफल प्रक्षेपण किया गया। दक्षिण अफ्रीका में फ्रेंच गुयाना के कोरू से लगभग 40 मिनट की उड़ान के बाद उपग्रह अपनी निर्धारित कक्षा में स्थापित हुआ। इसरो ने इसका निर्माण अपनी वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए किया था। डायरेक्ट टू होम सेवा प्रदाता कंपनी टाटा प्ले इस उपग्रह की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करेगी। तो ये कौन करेगा? टाटा प्ले। जो टाटा स्काई है वो टाटा प्ले, अब उसका नाम हो गया। आप लोग को जानकारी होगी, नहीं तो जान लीजिए। इनफैक्ट होगी, चूँकि सबके घर में टाटा स्काई लगभग होता ही है, तो पता ही होगा। तो टाटा प्ले यह क्षमता लीज पर दी गई है। भविष्य में अभी 10 और ऐसे संचार उपग्रहों का प्रक्षेपण करना बाकी है। चलिए, नैनीताल में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया। नैनीताल में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया। अंतरिक्ष की दुनिया में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत ने विश्व का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप आप समझ रहे हैं ना, नैनीताल में स्थापित कर दिया गया। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस लिक्विड मिरर टेलीस्कोप तरल दर्पण दूरबीन को उत्तराखंड के नैनीताल स्थित आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस के स्वामित्व वाले देवस्थल वेधशाला परिसर में स्थापित किया गया। यह समुद्र तल से औसतन 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। इस टेलीस्कोप की मदद से सूक्ष्म ग्रहों, सुपरनोवा, अंतरिक्ष पर मलबे और अन्य सभी खगोलीय पिंडों पर नजर रखी जाएगी। इस टेलीस्कोप के जरिए आसमान पर लगातार सर्वेक्षण किया जाएगा। तो लिक्विड टेलीस्कोप जो है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ एस्टेब्लिश किया गया है? इंडिया में। इंडिया किस स्टेट में? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी कहाँ पे? तो नैनीताल में एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए, अरुणाचल प्रदेश में बंदर की नई प्रजाति सेला मकाक मिली। उसके बाद परमाणु पेरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन, परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत एनआईटी तिरुचिरापल्ली 25 मई 2022 को परम पोरुल नाम के एक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। एनएसएम नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास विभाग की एक संयुक्त पहल है। ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक संयुक्त पहल है। परम पोरुल सुपर कंप्यूटर सुविधा एनएसएम के चरण 2 के तहत स्थापित की गई है, जहां इस प्रणाली को तैयार करने में प्रयोग किए जाने वाले अधिकांश घटकों का निर्माण भारत में किया गया है। उसके बाद आप आ जाइए, इसका उपयोग हो रहा है, इसमें नहीं लिखा है लेकिन ये जानकारी होना चाहिए थी कि एनआईटी तिरुचिरापल्ली में इसका उद्घाटन किया जाएगा। स्वदेशी युद्धपोत सूरत और उदयगिरी ने समुद्र की ताकत बढ़ी है। तो उदयगिरी और सूरत स्वदेशी युद्धपोत है, इससे समुद्र में ताकत इंडिया का बढ़ी है। उसके बाद एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण। तो हेलिना क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, डीआरडीओ ने इसे बनाया है। देश में विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का 11 अप्रैल 2022 को सफल परीक्षण किया गया। हेलिना दुनिया का सबसे उन्नत एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों में से एक है। एक हेलिना मिसाइल का वजन 45 किलोग्राम के करीब है। इसकी लंबाई 6 फीट और व्यास लगभग 7.9 इंच है। हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली नाग मिसाइल की रेंज बढ़ाकर इसे ध्रुवास्त्र हेलिना नाम दिया गया है। तो नाग मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है। नाग मिसाइल
हवा से हवा में वार करने वाला मिसाइल कहा जाता है, ठीक है, और हवा से ज़मीन में, तो ये उसका रेंज बढ़ा के हेलिना, ध्रुवास्त्र हेलिना नाम दिया गया है। उसके बाद देश का पहला पानी के नीचे मेट्रो सुरंग 2023 तक, देश की पहली पानी के नीचे मेट्रो सुरंग, हावड़ा और कोलकाता के बीच मेट्रो संपर्क स्थापित करने के लिए हुगली नदी के नीचे सुरंग का निर्माण चल रहा है। 2023 तक इसे पूरी तरह चालू कर दिया जाएगा। यह सुरंग देश की पहली पानी के नीचे की सुरंग होगी। पूर्व पश्चिम खंड के 16.6 किलोमीटर लंबे मेट्रो मार्ग में से 520 मीटर नदी तल के नीचे होगा। टनल कॉरिडोर नदी के तल से 30 मीटर नीचे बनाया गया है, सॉरी 33 मीटर नीचे बनाया गया है। तो ये देश का पहला ऐसा मेट्रो का टनल होगा जिसमें जो नदी के नीचे है, 520 मीटर की लंबाई में ये नदी के नीचे है, और ये नदी के पानी के जो तल है उससे 33 मीटर नीचे ये बनाया गया है। चलिए, देश का पहला हाइड्रोजन कार लॉन्च किया गया। अभी देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 16 मार्च 2022 को हरित हाइड्रोजन आधारित आधुनिक फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन FCEV, ठीक है, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई को पेश किया। यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य है देश में इस तरह के वाहनों के लिए परिवेश तैयार करना। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन से चलने वाली FCIV टोयोटा मिराई का भारतीय सड़कों और मौसमी परिस्थितियों में अध्ययन एवं आकलन करने के लिए आरंभिक परियोजना चलाई जा रही है। तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि मार्च के आसपास इस तरह का लॉन्च किया गया था ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के द्वारा, श्री नितिन गडकरी के द्वारा, और ये कहा गया था कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक से एक कदम आगे चल के हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक का जो है हाइब्रिड वर्जन भी लॉन्च होने वाला है और उसके में भी काम चल रहा है। तो ये उसी क्षेत्र में एक बड़ा प्रयास है। उसके बाद पर्ले मिसाइल का सफल परीक्षण हो गया। भारत ने 22 दिसंबर 2022 को उड़ीसा तट के तट से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पर्ले का सफल परीक्षण DRDO के द्वारा ये बनाया गया है, किया, ठीक है। तो ये इसके आगे हम लोग अब इसमें आपका है कुछ भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम की नई उपलब्धियां हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हम लोग इसमें देख लेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर वैज्ञानिक परिदृश्य क्या है, और वो इसलिए देख लेंगे क्योंकि इसमें से कुछ सवाल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दुनिया का पहला पैरो इंट्रोनॉट के रूप में मैकफॉल का चयन, ठीक है, पैरा एस्ट्रोनॉट मतलब कि पैरा एस्ट्रोनॉट के रूप में मैकफॉल का चयन हुआ। दुनिया के पहले पैरा एस्ट्रोनॉट के रूप में मैकफॉल का चयन किया गया। पैरा एस्ट्रोनॉट मतलब जो विकलांग रूप से है, विकलांग है अंतरिक्ष यात्री, तो वो उनको सेलेक्ट किया गया, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा सेलेक्ट किया गया। उसके बाद हम लोग इसको बहुत फास्ट करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ जो होगा हमारे काम का नहीं होगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप से ग्रह का वातावरण का पता चलेगा। नासा का है जेम्स वेब टेलीस्कोप, किसका है याद रखिएगा, नासा का है, अमेरिका का। उसके बाद अंतरिक्ष में आकाशगंगाओं के बीच अनोखा पुल देखा गया है, हबल टेलीस्कोप, ये भी नासा का है। इसने अंतरिक्ष में आकाशगंगाओं के बीच अनोखा पुल इसमें देखा है। तो इसमें बहुत डिटेल में जाने का इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, जिसमें तारों का मिलन आसानी से समझा जा सकता है। दरअसल ये आपस में जुड़ी 3 आकाशगंगाएं हैं। इन तिकरी को वाइल्ड स्टिलेट नाम दिया गया है। इनमें 2 साफ दिखाई देते हैं जबकि तीसरी एक चमकदार पुल की तरह नजर आती है। खगोलविदों के अनुसार दुर्लभ घटनाओं को ज्वारीय पुल और टाइडल ब्रिज कहा जाता है। ये तीनों आकाशगंगाएं पृथ्वी से करीब 20 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। अच्छा, नई तकनीक से स्तन कैंसर का पता चलेगा। चलिए ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। UAE ने मिला इस्लाम के उदय से पहले का ईसाई मठ। UAE में मिला इस्लाम के उदय से पहले का ईसाई मठ। संयुक्त अरब अमीरात तट से थोड़ी दूर एक द्वीप पर प्राचीन ईसाई मठ मिला है। इस्लाम के उदय से पहले ईसाई मठ मिला है, यानी क्रिश्चियनिटी, जो संभवतः अरब प्रायद्वीप में इस्लाम के प्रसार से बरसों पूर्व का है। सिनिया द्वीप स्थित
कौन है? सिनिया द्वीप स्थित यह मठ फारस के खाड़ी के तटवर्ती इलाकों में प्रारंभिक ईसाइयत की इतिहास के बारे में नई रोशनी डालता है। यूएई में मिला यह इस तरह का दूसरा मठ है जो करीब 1400 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। उसके बाद आज ये पृथ्वी पर भारी तबाही मचा सकता है नया उल्कापिंड। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक उल्कापिंड खोजा है जो भविष्य में पृथ्वी के लिए खतरा बन सकता है। यह उल्कापिंड लगभग 1.5 किलोमीटर चौड़ा है जिसे वैज्ञानिकों ने प्लेनेट किलर नाम दिया है। ये उल्कापिंड शुक्र और पृथ्वी के कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले समूह से संबंधित है। शुक्र और पृथ्वी के कक्षा के बीच वैज्ञानिकों की एक टीम ने उल्कापिंड को चिली में मौजूद अमेरिकी विक्टर एम बेलैको टेलीस्कोप के डार्क एनर्जी कैमरा के जरिए देखा है। तो ये बहुत ही बड़ा हो गया, 1.5 किलोमीटर बड़ा उल्का जो है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा है। टेलीस्कोप में ने अंतरिक्ष में परमाणु गैस का भंडार खोजा है। टेलीस्कोप चीन के 500 मीटर एपर्चर वाले टेलीस्कोप फास्ट ने, तो फास्ट क्या है? टेलीस्कोप है चीन का 500 मीटर चौड़ा, जिसका एपर्चर ही 500 मीटर चौड़ा है, ने आकाशगंगाओं के समूह स्टीफन क्विंटेट के आसपास सबसे बड़े परमाणु गैस संचय का पता लगाया है। उसके बाद आप आ जाइए, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह मिला है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? खगोल विधि ने सबसे कम घनत्व वाला यह ग्रह खोजा है। यह अंतरिक्ष में लाल तारों के चक्कर लगाते पाया गया। शोधकर्ताओं ने इसे बहुत ही गर्म और मुलायम बताते हुए इसकी तुलना मशरूमेलॉक से की है। उसका मानना है कि बौने तारों के पास कई और ग्रह भी मौजूद हो सकते हैं। उसके बाद रक्षा परीक्षण में नासा के अंतरिक्ष यान ने शुद्ध ग्रह से मारी टक्कर। रक्षा परीक्षण में अंतरिक्ष यान जो नासा का था वो शुद्ध ग्रह में टक्कर मार दिया। उसके बाद आप आ जाइए, चीन के आर्कटिक भेड़िए की नस्ल बचाने के लिए बयान बनाया क्लोन। चीन ने आर्कटिक भेड़िए के नस्ल बचाने के लिए उसका क्लोन बनाया है। तो कौन सा देश है जो आर्कटिक का जो भेड़िया है उसका नस्ल बचाने के लिए उसका क्लोन बनाया है? तो चीन ने बनाया। उसके बाद दिमाग को दोबारा विकसित करने वाला एक जीव खोजा गया है और ये स्विट्जरलैंड के कुछ शोधकर्ता खोजे हैं, जो एक ऐसा जीव इनको समुद्र में मिला है जो अपना पूरा बॉडी का हर पार्ट वो विकसित कर सकता है। उसके बाद विश्व की पहली 3 पहिया स्पोर्ट्स कार का उड़ान भरेगी वो सैमसंग कंपनी जो स्काई है, सैमसंग स्काई करके, उसको ये परमिशन मिल गया है कि वो ऊंचाई भर सकती है। उसका जो मैक्सिमम रफ्तार होगा वो 322 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जिसकी लंबाई 6 फीट और चौड़ाई लगभग लंबाई 16 फीट और चौड़ाई लगभग 6 फीट है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है किस कंपनी को मिला है परमिशन, ये इम्पोर्टेंट है आने वाले भविष्य में हम लोग उड़ती हुई कारों को भी देख सकेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी चीज़ें हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और लाइक करना और कमेंट तो ज़रूर कीजिए ताकि आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, क्या और चाहिए, ताकि हम लोग उसको अपडेट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।